मिनिस्टर, ये टाइटल सुनते ही दिमाग में एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की छवि आती है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो देश की इकोनॉमी का रोड मैप तैयार करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पोजीशन का असली काम क्या है? पॉलिसी मेकर बनना या फिर पीएम के लिए सिर्फ एक शील्ड का काम करना? आज के इस वीडियो में हम इसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और इसी से जुड़े काफी सवालों के जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है देश की इकोनॉमी को संभालना, बजट पेश करना, टैक्सेस को डिसाइड करना और पॉलिसीज को बनाना जो कि देश की इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करे। लेकिन ये सभी कुछ प्राइम मिनिस्टर की ओवरऑल लीडरशिप के अंडर ही होता है। पीएम को कंट्री का मुख्य नेता माना जाता है, वही फाइनेंस मिनिस्टर एक कैबिनेट मेंबर के रूप में काम करता है। अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये सवाल उठता है कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकर है या सिर्फ एक गेटकीपर? कई बार देखा गया है कि जब इकोनॉमिक पॉलिसीज फेल हो जाती है या अनपॉपुलर बजट को पेश किया जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर को ब्लेम किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं। तो ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है प्राइम मिनिस्टर की इमेज को सेफ रखने के लिए। आइए इसी से जुड़े कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। 1991 में जब इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। उन्होंने लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स लाकर इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाया, लेकिन उनको क्रिटिसिज्म और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ा जो उन्होंने अकेले झेली। और इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, उनको लार्जली साइलेंट ही पाया गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के टेन्योर में 2019 और 2020 के बजट्स को हेवीली क्रिटिसाइज किया गया फॉर मिसिंग द ग्रोथ टारगेट्स। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इमेज एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ही बनी रही, जबकि सीतारमण को यहाँ पे हेवीली क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। ऐसे ही और भी कई एग्जाम्पल्स हैं और ये एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर्स को एक बफर जोन की तरह यूज किया जाता है। यानी अगर पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाती है तो पूरा का पूरा क्रेडिट पीएम को मिल जाता है, लेकिन वहीं अगर पॉलिसीज फेल हो जाती है तो पूरा का पूरा ब्लेम फाइनेंस मिनिस्टर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इंडियन गवर्नेंस सिस्टम के हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्टली पीएम के अंडर में काम करता है। सारे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस जैसे जीएसटी, डीमोनेटाइजेशंस बिना पीएमओ के अप्रूव किए आगे नहीं जा सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट तो है लेकिन एक लिमिट तक? सारी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसीज को प्रपोज करना फाइनेंस मिनिस्टर का काम है, लेकिन उनका अप्रूवल और एग्जीक्यूशन केवल पीएम की लीडरशिप में ही होता है। पीएम को एक लार्जर देन लाइफ लीडर के रूप में देखा जाता है और उनकी इमेज को बचाना, उनकी इमेज को सेफ रखना हर मिनिस्ट्री का काम होता है, चाहे फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार फाइनेंस मिनिस्टर एक गेटकीपर ही हो। कभी कभी उनकी पॉलिसीज और लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। 1991 लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स के कारण मनमोहन सिंह का नाम इंडिया के ग्रेटेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स में शामिल होता है। पी चिदम्बरम के बजट्स ने इंडिया की ग्रोथ को एक नया बूस्ट दिया और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकर के रूप में देखा गया। तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ एक गेटकीपर है? ये सच है कि फाइनेंस मिनिस्टर्स पीएम के अंडर में काम करते हैं और उनकी पॉलिसीज पीएम के विजन के हिसाब से अलाइन करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर पीएम की पावर्स को, पीएम के विजन्स को और पीएम की लीडरशिप को और ज्यादा एम्पावर करता है। शायद हम यहाँ ये कह सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर एक किंग मेकर है। वो पीएम की इमेज को बनाता भी है और बचाता भी है, लेकिन देश की जनता को ये समझना होगा कि कोई भी डिसीजन, कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी का डिसीजन वो एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है और इसके लिए किसी भी एक इंसान को जिम्मेदार ठहराना या क्रेडिट देना या ब्लेम करना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आज की वीडियो ने आपकी थोड़ी भी नॉलेज बढ़ाई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड यस, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर कमिंग वीडियोस। थैंक यू।